बस हो गया। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए लक्ष्य बैच का मॉडल सेट साइंस का। इसमें 160 क्वेश्चन होगा और गारंटी है कि इसमें से 35 क्वेश्चन आपका टकराने वाला, गारंटी है। मतलब 160 क्वेश्चन आप पढ़ लिए तो उसमें से गारंटी है कि 35 को आपका एग्जाम में आ ही जाएगा। आपको बनाना मात्र 40 है। 5 की गारंटी हम नहीं लेते हैं। 5 आप पढ़े इतना साल से, वो देखिए। और थोड़ा सा लक साथ दे दिया तो 40 में 40 टकरा जाएगा, ठीक है ना। हम 40 में 40 का गारंटी नहीं ले रहे हैं, 35 का गारंटी आपको ले रहे हैं। बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। तो हम सभी जानते हैं समतल दर्पण में जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दर्पण के परावर्तन का नियम है, नियम नंबर 1 है। और नियम नंबर 2 होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये दूसरा नियम है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। दूसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाला एक माध्यम है, नीचे वाला दूसरा माध्यम है, तो उसमें प्रकाश प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ काहे लगी है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना, या प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होना, या प्रकाश के रंग में परिवर्तन होना, या उपयुक्त सभी। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके गति में, माने उसके चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या तो अभिलंब से दूर जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। तो ए नंबर इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि इतना अब बटा में इतना, तो ई 10⁸ 10⁸ कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित होता है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। उत्सर्जन से। वृक्क जो होता है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है ना। चलिए गुड। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है? तो इसमें आंसर है, पहले ऑप्शन देखिए, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और सभी। क्योंकि स्वपोषी पोषण में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके लिए इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आबंध बनाते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, अतः ये विद्युत क्या है? धनात्मक है, उदासीन है, ऋणात्मक होते हैं, सभी कथन सत्य हैं। देखिए, जब भी आबंध बनता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या करते हैं? अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज होता है, पता है आपको? जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या चार्ज बनता है? माइनस चार्ज बनता है। तो ये ऋणात्मक होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे धनात्मक कहते हैं। तो धातु इलेक्ट्रॉन देता है तो धनायन बनाता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है
तो ऋणायन बनाते हैं, यानी कि ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्या होगा आंसर इसका? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीव साहब ने तत्वों का वर्गीकृत किया था, तो उसके आधार क्या थे? किस आधार पे किया था? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व? परमाणु द्रव्यमान। सही जवाब आपका परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसके पीएच का मान संभवतः कितना होगा? देखिए ध्यान सुनिए, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, तो लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्षार है। क्या है? क्षार है। क्षार ही लाल को नीला कर देता है। तो क्षार के पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है। होता है? तो 7 से ज्यादा वाला कौन है इसमें? 10। इसका आंसर होगा डी, है ना। 7 जो होता है वह उदासीन पदार्थ का पीएच का मान होता है। 7 से कम जो भी होगा, जिसका पीएच का मान 7 से कम होगा, वो सब अम्लीय पदार्थ होता है। पीएच स्केल में हम लोग पढ़े हैं, पीएच स्केल में इधर होता है 7 से कम, 7 और 7 से ज्यादा। यानी कि अगर बात करें, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपका पीएच स्केल है, तो यहां पे 7 है, तो ये उदासीन पदार्थ के पीएच का मान होता है। और 7 से कम जो हो गया, ये अम्ल का होता है। क्या होता है? अम्ल। और जो भी क्षार होते हैं उसके पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है, 14 तक होता है ना, ये 0 तक होता है ना ये। तो जितना 7 से कम होता है उतना ही प्रबल अम्ल हो जाता है, यानी अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाती है। यानी मान लिए एक के पीएच का मान 1 है, एगो का 2 है, एगो का 3 है, तो जो 1 पीएच का मान है वो ज्यादा प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है। 2 उससे थोड़ा खराब अम्ल है, 3 उससे खराब अम्ल है, और जिसका पीएच का मान 6 है वो उतना ही खराब अम्ल है। जिसके पीएच का मान जितना कम है उतना ही अच्छा अम्ल है। और क्षार में क्या होता है? क्षार में जिसके पीएच का मान जितना ज्यादा है उतना ही अच्छा क्षार होता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि स्वच्छ जल जो होता है, स्वच्छ जल यानी शुद्ध जल, उसके पीएच का मान 7 होता है। यानी कि स्वच्छ जल क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है। ठीक, आपको जानकारी भी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करें तो क्या चाहिए? हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 जो तत्व है वो अमेरिका में ज्यादातर है, और इंडिया में जादूगोड़ा में पाया जाता है यूरेनियम। कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा में। भूगोल में कल हम लोग क्वेश्चन बनाए भी थे, यूरेनियम पाया जाता है। और यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे उपयोगी तत्व माना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या हो जाता है? कौन सी बीमारी हो जाती है? जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख रहा है उसको कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष। यानी कि यहां पे ऑप्शन क्या होगा इसका? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए। और आप जानते हैं दूर दृष्टि दोष का उपाय, जो उपचार होता है, इलाज, वो किससे होता है? उत्तल लेंस से होता है। किससे होता है? उत्तल लेंस से बने हुए चश्मे से होता है दूर दृष्टि दोष का निवारण। ठीक, इसका उल्टा की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई साफ साफ नहीं देता है। नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट में दोष है, ये नहीं है, दूर का दोष है। माने दूर में दिखाई नहीं दे रहा है, दूर में दोष है, तो उसका नाम है निकट दृष्टि दोष। उल्टा नाम है, हमको दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है तो का नाम होना चाहिए दूर दृष्टि दोष। नाम होना चाहिए, मगर नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। और परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? गलत, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।
दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दिमाग में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। राइट। अगला है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? जो संवेदी का ग्राही नहीं है? कान, आंख, नाक, दिमाग। दिमाग। हम जानते हैं आंख, कान, नाक, जीव और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और ये ग्राही अंग होते हैं। क्या होते हैं? ग्राही अंग होते हैं, जिससे सूचना हमारे अंदर जाता है। दिमाग से सूचना जाता नहीं, दिमाग सूचना को सोचता है, सूचना लेता नहीं है। ठीक है ना। कान से हम लोग सुनते हैं, आंख से देख कर सूचना लेते हैं और नाक से सूंघ के सूचना लेते हैं, जीभ से टेस्ट लेकर सूचना लेते हैं और शरीर के स्पर्श से तो हम लोग सूचना लेते हैं। ये सब सूचना लेने वाला चीज है, ग्राही अंग है। क्या है? ग्राही अंग। परंतु दिमाग से सूचना लेते नहीं है, दिमाग को सूचना देते हैं और दिमाग हमको सूचना देता है, रिप्लाई देता है कि नहीं है? तो ये याद रखिएगा आप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद किए हैं तो बताइए कि कौन ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? कॉपर, Hg, Ag, Au, Cu, Hg, Ag, Au, कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो कॉपर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है इन सब में से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलॉम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। अगला है, ग्वाइटर अथवा घेंघा जो नामक रोग होता है वो पनपता है, किसके कमी से पनपता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो ग्वाइटर जो घेंघा नामक रोग होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाती है। ठीक है। और कैसे होता है पता है आपको? पता है किसी को? एक ग्वाइटर आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा नामक बीमारी जो होता है तो किसके कारण से, कौन हार्मोन का निकलने का होता है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गला में, क्या होती है? थायराइड ग्रंथि होती है जिससे थायरॉक्सिन निकलता है। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन। अगर उसका उचित स्राव नहीं होता है, कम या ज्यादा होता है, तो उसे गला में सूजन हो जाता है जिसे कहते हैं घेंघा नामक रोग। कभी कभी कुबर भी निकल जाता है, ये आयोडीन की कमी से। इसलिए कहा जाता है बच्चों को आयोडीन युक्त नमक खिलाइए ताकि थायरॉक्सिन से, थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता रहे ताकि घेंघा नामक रोग ना हो। तब परीक्षा में यह भी पूछता है कि घेंघा नामक रोग क्यों होता है, तो लिखिएगा थायराइड से, थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायरॉक्सिन नहीं निकलता है उचित मात्रा में तो घेंघा नामक रोग हो जाता है। यह मुख्यतः आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। 2 नंबरी क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? रेटिना पे बनता है। मानव नेत्र में रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। और यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है, याद रखिएगा। हमारे नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? जो ऐसे ऐसे कतार होता है क्षैतिज कतार, उसे क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है कि दोनों कहा जाता है, इनके इनमें से कोई नहीं है? तो आप जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऐसे ऐसे होता है, पड़ी हुई जो रहती है ऐसे रहता है, उसको क्षैतिज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्षैतिज। और क्षैतिज वाला को क्या कहते हैं? आवर्त। और जो ऐसे ऐसे रहता है ऊपर नीचे, ऊर्ध्वाधर यानी उदग्र रहता है, उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं या वर्ग कहते हैं? समूह कहते हैं या वर्ग कहते हैं, याद रखिएगा। आपको पता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 7। कितने आवर्त थे? 7। अगला है, श्वेत प्रकाश की किरणें यानी जो किरण होती है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है? बिल्कुल गलत जवाब है, लाल तो बिल्कुल नहीं कहिए आप। सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होता है।
क्योंकि सबसे कमजोर रंग बैगनी है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए उसका विचलन सबसे ज्यादा मुड़ता कौन, विचलन माने कौन मुड़ता है सबसे ज्यादा, तो बैगनी। और सबसे कम कौन मुड़ता है, लाल, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। सुन लीजिए फिर समझ लीजिए, जो श्वेत रंग जो प्रिज्म में जो प्रकाश निकलता है, जब हम श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, इसलिए लाल सबसे कम मुड़ता है और बैगनी सबसे ज्यादा मुड़ता है। और इस 7 रंगों को हम लोग बैजानी आपिनाला नाम के एक शब्दों के हम लोग जानते हैं कि बैजानी आपिनाले से 7 रंगों को याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किससे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। धातुओं को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा उपचयन कराकर, या धातुओं की ऑक्साइड को एल्यूमिनियम द्वारा उपचयित करके, या विस्थापन के द्वारा। तो आप जानते हैं धातु की सक्रियता श्रेणी हम लोग याद करते हैं, उसमें होता है अति क्रियाशील धातु, एक होता है क्या मध्य क्रियाशील धातु, एक होता है बहुत ही कम क्रियाशील धातु। तो जो मध्य वाला से होता है उसको कैसे करते हैं हम लोग, उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, धातु का निष्कर्षण। तो उसका होता है क्या, धातु को ऑक्साइड में बदल देते हैं, फिर उसके बाद धातु के ऑक्साइड में बदल के करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, धातु के ऑक्साइड में बदल कर तब उसका निष्कर्षण किया जाता है। समझे, पढ़ लीजिएगा आप जाकर करें। अगला है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, कौन उपधातु है। तो Fe धातु है, कॉपर यानी कि धातु है, निकेल ये पता नहीं, Sb तो इसमें कौन उपधातु है, Sb जो है Sb ये उपधातु है। आप देखिएगा जो मैंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो होगा, जो हरा रंग का होगा वो धातु है, और जो गुलाबी जो था कौन पीला रंग का था शायद वो क्या था आपका अधातु था, और जो गुलाबी रंग का बीच में दिया था वो क्या था, उपधातु। तो उपधातु वाला में देखिएगा Sb उपधातु होगा, क्या होगा, Sb उपधातु होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन लवण है, लवण कौन है। देखिए तो HCl, K2SO4, NaOH और NH4OH, ये मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आई क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें से कौन जो है लवण है, कौन लवण है, K2SO4। अब फिर आपको बता देते हैं HCl अम्ल है, ये दोनों क्षार है, ये दोनों क्या है, क्षार है। क्षार का पहचान सिंपल होता है, उसके लास्ट में OH रहता है, क्या रहता है, OH। तो ये सब क्षार हो जाता है, क्या होता है, क्षार। ये अम्ल है, ये दोनों क्षार है, क्या हो गया, ये लवण है। एक तब समझ बच रहा है, लवण है, क्या है, लवण है। K2SO4 क्या है, लवण है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन होता है, हाँ इसका आंसर लाल होगा। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का, और सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी का। दोनों क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो बताइए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पे। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। कौन वाट के बराबर नहीं है, 3 गो ऐसा है जो वाट के बराबर है। कौन ऐसा है जो वाट जूल प्रति सेकंड वाट के बराबर होता है। यहां पे सवाल करा कौन बराबर नहीं है, कौन ऐसा मात्रक है जो वाट के बराबर नहीं है। ये हमको ध्यान नहीं आ रहा है, बाद में आगे बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी हमको याद नहीं आ रहा है, बता देंगे सही से याद आएगा तो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। कौन है पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन। गुड, यही जवाब होगा। साइटोकाइनिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन जो होता है ये क्या जंतु हार्मोन है। क्या है ये तीनों जंतुओं में पाया जाता है, मतलब कि इंसानों में, जानवरों में पाया जाता है। साइटोकाइनिन जो होता है ये पादप हार्मोन है। क्या है, पादप हार्मोन है, पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण यानी स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O तथा CO2, इनमें से सभी।
ये सवाल भी रिपीट कर गया। स्वपोषी भोजन के लिए सब कुछ आवश्यक है, क्यों? तब ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा। अगला है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थानों को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका तंतु जुड़ा रहता है आपस में, उसके बीच में तो खाली स्थान आता है, उसको क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्टिक दरार कहते हैं, एनॉक्सॉन का सॉरी एक्सॉन कहते हैं, कि आवेग कहते हैं? क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार। दो तंत्रिका तंतु के बीच में खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार। देख लीजिएगा आप, तंत्रिका तंतु को चित्र में भी दिया हुआ है। अगला है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? इसमें से कौन? Sb उपधातु है, ये भी रिपीट कर गया क्वेश्चन। अगला है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? कौन ऐसा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को नियुक्त करता है? CHO, COOH, CONH2, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यही ना होता है? ये तो एल्डिहाइड का होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होता है। ठीक है, गुड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? B, COOH। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, त्रिक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसने दिया था त्रिक नियम? न्यूलैंड्स ने, डोबराइनर ने, मेंडलिफ ने, कि मोंजले ने? याद कीजिए, डोबराइनर का त्रिक नियम है। किसका नियम है? डोबराइनर का त्रिक नियम। बताइए, सबसे पहले पढ़ा है वही डोबराइनर का, है ना? सबसे पहला प्रयास ये नहीं किया था, डोबराइनर का त्रिक नियम। अगला है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंधन होते हैं? तो इथेन में 2, 4, 6, 7, तो 2 होते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? 2। अब सहसंयोजक बंधन पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री है इसका। नेक्स्ट याद कर लीजिए अभी फिलहाल। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। कौन गैर परंपरागत स्रोत हैं? एक परंपरागत स्रोत होते हैं जो पहले से आ रहे हैं, आयो गैर परंपरागत होते हैं। तो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उपयुक्त सभी। क्या होगा बोलिए? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब लेटेस्ट रिसर्च पे बनाया गया है। हमारे दादा के दादाजी लोग ये सब जानते नहीं थे कि ऐसा होता है। जो हमारे दादा के दादाजी लोग यूज करते थे वो परंपरागत हैं, जैसे कोयला, मिट्टी तेल, डीजल, ये सब हमारे दादा के दादा यूज करते थे। मगर ये सब का उपयोग दादा के दादा हम लोग नहीं करते, नया नया यूज है इसे। तो क्या है? गैर परंपरागत है। क्या है? गैर परंपरागत। याद रहेगा ना? अगला क्वेश्चन, धारा को मापने को यंत्र को क्या कहते हैं? किससे धारा को मापते हैं? एमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, दोबारा मोनोमीटर। क्या होगा? विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कब कहलाता है? 1 जूल पर सेकेंड, या 1 जूल पर कूलम, या 1 जूल पर एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। A, B, C बोलिए। B, 1 जूल पर कूलम। 1 कूलम आवेश को जब हम 1 जूल लाने में 1 जूल एनर्जी खपत होता है तो क्या कहते हैं? 1 वोल्ट हो गया। क्या हो गया? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, कि दोनों में, कि दोनों में से कोई नहीं? याद कर लीजिएगा, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समझ गए? और ये विद्युत धारा मापने के लिए लगाया जाता है। ठीक है। और ठीक इसके बाद वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है विद्युत के 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए, और इसको हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। याद रहेगा, वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, पार्श्वबद्ध कड़ी में जोड़ा जाता है, और ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रहेगा ना? याद करते चलिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद बिंदु शक्ति को निरूपित करता है? बिंदु शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन शक्ति को निरूपित नहीं करता है? माने W बराबर फॉर्मूला है I स्क्वायर R, I R स्क्वायर VI V स्क्वायर बटे R। कौन कौन होता है, कौन नहीं होता है? हाँ, I R स्क्वायर नहीं होता है। गुड।